हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी मैटर्स हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। प्रीवियस क्लास में हमने लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स के बारे में बात की थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लेजिस्लेटिव मैटर्स का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो आई होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास में हम लोग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्टेट और सेंटर के बीच में उनको क्लासिफाई किया गया है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में आर्टिकल 256 से 263 तक एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी रिलेशन है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। और इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को, सब्जेक्ट्स को यहाँ पर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। powers exercised by union over the state is granted by the constitution। तो जो भी पावर्स यहाँ पर यूनियन को दी गई है, लाइक आपका यूनियन लिस्ट हो गया, ठीक है, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर यूनियन लॉ बना सकता है। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था, जो भी कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर भी लॉ बना सकता है, रेजिडरी पावर्स पर भी लॉ बना सकता है, एंड इन सम सर्टेन केसेस जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी लॉ बना सकता है। सो ओवरऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर्स ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी पावर्स यूनियन को दी हैं ओवर द स्टेट्स उनको डिस्कस करेंगे। एंड पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज भी इनको बोल सकते हैं या फिर इनको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी बोल सकते हैं। लाइक आपका नीति आयोग हो सकता है, राष्ट्रीय विकास परिषद हो सकता है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। इनको आगे स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट। तो किस तरह से यूनियन स्टेट के ऊपर कंट्रोल रखता है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ आर्टिकल हैं इस पर्सपेक्टिव में। फर्स्ट है आर्टिकल 256, जो कहता है एवरी स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड इन सच अ मैनर एज टू एंश्योर compliance with the laws made by the Union Parliament. And second is 257, control of the union over states in some certain cases. इनको हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के बारे में बात कर ही रहे हैं कि वो किस तरह से स्टेट्स को कंट्रोल करता है, तो इमरजेंसी टाइम को नहीं भूल सकते हैं। तो जब देश में इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी होगी, या फिर अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल रूल होगा, या फिर यहाँ पर हम एक और जो इमरजेंसी है अपनी जिसको कि हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, अंडर आर्टिकल 360। तो इन तीनों के तहत जो भी यहाँ पर इमरजेंसी लगेगी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। ठीक है। तो ये सभी चीजें हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट का है, एंड कॉन्करेंट पर दोनों ही लॉ बना सकते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, लेजिस्लेटिव जो हमने मैटर्स पढ़े थे उसमें। बट यहाँ पर जब एग्जीक्यूशन की बात आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात आती है, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल हो जाती है। किस तरह से कि कॉन्करेंट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर दोनों ही लॉ बना सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन का जो काम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्टेट्स में किस तरह से एग्जीक्यूशन करना है, किस तरह से उस लॉ को अप्लाई करना है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल हो जाती है। तो बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को किस तरह से डायरेक्शन देती है, निर्देश देती है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को यहाँ पर निर्देश दे सकती है फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, या संचार के जो साधन है, ठीक है, उनके लिए। सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवेज, यानी रेलवेज को प्रोटेक्शन देने के लिए, रेलवेज की सुरक्षा के लिए। तो प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में मदर टंग यानी मातृभाषा में शिक्षा के लिए यहाँ पर स्टेट्स को निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके बाद हो सकता है कि वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो भी अनुसूचित जनजातियां हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं स्टेट में, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है। तो कुछ स्पेशल स्कीम्स वगैरह निकालनी होती हैं, तो इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को यहाँ पर निर्देश दे सकती है।
अब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं जो अंडर आर्टिकल 365 दिए गए हैं, वो इन सभी केसेस में भी अप्लाई हो सकते हैं। तो देखते हैं कि म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस, सेंट्रल और स्टेट के बीच में म्यूचुअल जो डेलीगेशन है वर्क्स का, कि किस तरह से वो एक दूसरे को अपना जो वर्क है वो डेलीगेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, वो किस तरह से होता है। अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं तो प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेकर जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो उस स्टेट को दे सकते हैं। अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तैयार हो जाती है उस वर्क को करने के लिए, तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है वो उनको दिया जा सकता है। ठीक है। एक और यहाँ पर कंडीशन ये हो सकती है कि अगर जो गवर्नर है स्टेट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लेकर किसी भी स्टेट के एग्जीक्यूटिव फंक्शन को करा सकता है। और इस तरह का जो म्यूचुअल डेलीगेशन होता है वर्क्स का, ये कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। एंड दिस इज सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1956 के थ्रू जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए, कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर स्टेट किस तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी भी इंटर स्टेट रिवर, किसी भी रिवर वैली के पानी के कंट्रोल से रिलेटेड, उसके यूज से रिलेटेड, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर, कोई भी डिस्प्यूट आता है या कोई भी कंप्लेंट आती है, तो जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर अपना डिसीजन दे सकती है, अपना निर्णय सुना सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रेसिडेंट कैन एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 263 एन इंटर स्टेट काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो जो भी कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में, उनको डिस्कस करने के लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जा सकती है अंडर आर्टिकल 263, और इस इंटर स्टेट काउंसिल को प्रेसिडेंट बनाते हैं। ठीक है। सच ए काउंसिल वाज सेट अप इन 1990। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को अच्छे से चलाने के लिए, अच्छे से इनका संचालन करने के लिए इंडियन टेरिटरी को फुल फेथ और क्रेडिट दिया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर यह है कि पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बना सकती है रिलेटिंग टू द इंटर स्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट ऑल्सो हैव देयर सेपरेट पब्लिक सर्विसेज। सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, स्टेट सर्विसेज स्टेट्स में होती हैं। इन एडिशन देयर आर ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS एंड IFS। द मेंबर्स ऑफ दीज सर्विसेज occupy top positions or key post under both the center और state। तो जो भी सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, IAS, IPS एंड IFS, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में ही पोस्टिंग दी जाती है और दोनों में ही ये अपनी सर्विसेज को देते हैं। आर्टिकल 312, इसके तहत जो राज्यसभा है वो एक प्रस्ताव पास करती है और जिसके थ्रू जो संसद है वो ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करती है। ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशंस, लोक सेवा आयोग। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर कंट्रोल को किस तरह से देख सकते हैं कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इसमें जो चेयरमैन है, मेंबर्स हैं, गवर्नर जो हैं वो उनको अपॉइंट तो करेंगे, लेकिन उनको रिमूव प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। ठीक है। द पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये जो JSPSC होता है, ये दो या दो से ज्यादा स्टेट्स अगर रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तब बनाया जा सकता है। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इस तरह से भी सेंटर का स्टेट के ऊपर कंट्रोल होता है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि डिसेंट्रलाइजेशन है। अभी डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि लेजिस्लेचर में भी है, एग्जीक्यूटिव में भी है। लेजिस्लेटिव में किस तरह से है कि आपको यहाँ पर सेंटर में भी अलग आपको एक लेजिस्लेचर देखने के लिए मिलता है एंड स्टेट्स में अलग मिलता है।
इसी तरह से एग्जीक्यूटिव में भी है, सेंट्रल में अलग एग्जीक्यूटिव है, स्टेट में अलग एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, और इनके लॉ हैं वो भी अलग अलग हैं। जब हम लिस्ट की बात करते हैं 7 शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो तीनों लिस्ट में इनके सब्जेक्ट्स भी अलग अलग हैं। तो इस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूशन इनका किया गया है। बट अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी में हमें स्टेट्स में हाई कोर्ट्स तो देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ आप देखिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ पर फिर जो आपके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इंटीग्रेटेड है, वो ऊपर से ही आता है। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं, द जजेस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो जब भी किसी स्टेट हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस या जस्टिस जो हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सीजेआई हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके कंसल्टेशन से एंड उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करके ही किया जाएगा। ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। द पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो कॉमन हाई कोर्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। मेरी एक वीडियो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जुडिशरी नाम से, आप उसको देख सकते हैं। आपको उसमें सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम भी मिलेगा आपको, एंड आपको जुडिशियल रिव्यू भी मिलेगा, पीआईएल भी मिलेगा। तो इससे रिलेटेड मेरी कई वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। सो ये जॉइंट जो हाई कोर्ट्स बनाए जाते हैं, कॉमन हाई कोर्ट बनाए जाते हैं, इनका एक एग्जांपल हो सकता है, यहाँ पर आप महाराष्ट्र देख सकते हैं, गोवा एंड पंजाब एंड हरियाणा हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। ओके, चलो, रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो इमरजेंसी में सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। 3 मेन आर्टिकल हैं बेसिक, 352, 356 एंड 360। तो किस तरह से इनका यहाँ पर रिलेशन होता है उसको देखते हैं। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, the center becomes entitled to give executive directions to a state on any matter। तो अगर देश में इमरजेंसी लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को यहाँ पर डायरेक्शन दे सकती है किसी भी मैटर में, और स्टेट्स को उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, अगर किसी भी लॉ को, किसी भी डायरेक्शन को वो स्टेट फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पर उस स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, when the president's rule is imposed in a state under Article 356, the president can assume to himself the functions of the state government and powers vested in the governor or any other executive authority in the state। पर कि जब प्रेसिडेंशियल रूल लगता है किसी भी स्टेट में अंडर आर्टिकल 356, तो प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर्स आ जाती हैं। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर जो भी राज्य के राज्यपाल या अदर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, उनकी सारी पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट में आ जाती हैं। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं। एंड थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, जो इंडिया में अभी तक नहीं लगी है। तो जब भी किसी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स आ जाती हैं, वो स्टेट को कंट्रोल कर सकती है उसके फाइनेंस में। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनकी सैलरी में रिडक्शन किया जा सकता है, और जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी भी यहाँ पर उनमें भी कटौती की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी काटी जा सकती है या नहीं, उसमें रिडक्शन हो सकता है या नहीं। तो ऑब्वियसली हो सकता है ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। अदर प्रोविजंस, कुछ अदर प्रोविजंस भी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से रिलेटेड। The Constitution contains the following other provisions which enable the center to exercise control over the state administration। तो सबसे पहला तो यहाँ पर है आर्टिकल 355, जो यहाँ पर दो ड्यूटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोज करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 ड्यूटीज होंगी यहाँ पर, उनका एक कर्तव्य होगा अंडर आर्टिकल 355 कि वो हर स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर है टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरीड ऑन बाय द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा एक और प्रोविजन ये है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट का एक रीजन भी हमेशा से रहा है,
दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन अ स्टेट। तो जो अपॉइंटमेंट होगा गवर्नर का वो प्रेसिडेंट के थ्रू होगा। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेशर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जब तक चाहते हैं तब तक गवर्नर अपनी पोस्ट पर रहते हैं। इन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, द गवर्नर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। गवर्नर एज एन एजेंट काम करता है, एक एजेंट के तौर पर काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। He submits periodical reports to the center about the state's administrative affairs. अगर किसी भी स्टेट में ठीक से काम नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो स्टेट काम नहीं करता है, तो जो गवर्नर हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को और स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। ठीक है। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, though appointed by the governor of the state, can be removed only by the president. तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट होते हैं गवर्नर के थ्रू, बट उनको रिमूव प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। इट इज एन अनदर कंट्रोल ओवर स्टेट। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर बॉडीज हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं, जो सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। पहला आप यहाँ देखिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडीज इंक्लूड नीति आयोग। नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर मेरा एक वीडियो है, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, the Central Council of Health and Family Welfare, the Central Council of Local Government, the Zonal Council, the Northeastern Council, the Central Council of Indian Medicine, the Central Council of Homeopathy, the Transport Development Council, and University Grants Commission यानी UGC। इसके साथ ही सेंटर स्टेट जो भी रिलेशंस है उनको डेवलप करने के लिए, जो भी उनके डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एनुअली भी होती हैं या फिर जब भी नीड होती है तब वो की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस, द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, द चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस, द कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर्स, द होम मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस एंड लॉ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। तो ये थी आज की क्लास सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को लेकर। आई होप सो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं किसी और क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। एंड टॉपिक से याद आया कि अगर आपके पास कोई टॉपिक है, कोई सजेशन है या किसी टॉपिक को आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे अदर सोशल मीडिया एप्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। जो भी यहाँ क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर, उससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वहाँ मिलेंगी। तो मिलते हैं किसी और क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।